सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। व्हाट डज दिस मीन बेटा? कि एक ही जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था कि पी प्लांट में पढ़ा था कि अगर कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इस केस में क्या होता है कि दोनों इक्वली टॉल होते हैं। इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे हैं, होमोजाइगस हैं या फिर हेट्रोजाइगस हैं। लेकिन अगर स्मॉल टी होता है तब तो वो डॉर्फ होता ही है। स्टार्च प्रोडक्शन के केस में एक जीन से ही स्टार्च प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके फिनोटाइप्स अलग होते हैं। क्यों? उसमें बेटा फ़र्क पड़ता है कि अगर कैपिटल बी है तो क्या होगा, कैपिटल बी होगा तो ज़्यादा स्टार्च बनेगा, क्योंकि दोनों स्टार्च बना रहे हैं। और जब दोनों बना रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होती है बेटा, एक्यूमुलेट होती रहती है। और क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो रही है तो मोर स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड। सिंस मोर स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड, मोर स्टार्च, तो सीड्स कैसे होंगे बेटे, सीड्स कैसे होंगे, बड़े भी हो जाएंगे क्योंकि स्टार्च से फुल हो गए। और कैसे होंगे, राउंड भी हो जाएंगे। तो ज़्यादा स्टार्च होगी तो लार्ज राउंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है बेटे? और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो अब तो एक ही बंदा स्टार्च बना रहा है, एक ही एलील है जो स्टार्च बना रहा है। जब एक ही बनाएगा एलील तो क्या होगा, स्टार्च इस वाले से कम बनेगा, तो लेस स्टार्च, और वी कैन से मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड। ना तो बहुत ज़्यादा बनती है और ना बहुत कम बनती है। तो सीड्स राउंड तो हैं बट उनका साइज़ भी कैसे हो जाता है बेटा, मीडियम साइज़ हो जाता है। उनका साइज़ कैसा होएगा, मीडियम होएगा। और अगर स्मॉल बी कंडीशन होगी बेटे तो क्या होगा, ये भी स्टार्च नहीं बना रहा, ये भी स्टार्च नहीं बना रहा, तो स्टार्च बनेगा ही नहीं। और कैसे सीड्स होते हैं, स्मॉल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये कैसे हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्च नहीं है तो ये रिंकल्ड हो जाते हैं। यहाँ तक बेटे हमने पढ़ लिया था। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो कौन से थे, जिसमें एक जीन इन्वॉल्व्ड थी, ठीक है। जैसे हाइट को देख रहे हो, फ्लावर कलर को देख रहे हो, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है बेटे, हमारे दो जीन्स की बात हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब यू आर कंसीडरिंग टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। टू कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड, दो कैरेक्टर्स को आप क्या कर रहे हो बेटे, उनको साथ में कंसीडर कर रहे हो। इसको आप क्या कहते हो, डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या करा था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे। तो सीड शेप में क्या होगा बेटा, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। कि कोई सीड या तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। कलर कैसा हो सकता है, या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। तो अब आप देखो, आप ये दो कैरेक्टर्स ले रहे हो, सीड शेप और सीड कलर क्या होता है बेटे, कैरेक्टर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, उनके ट्रेट्स हो गए। ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक सिंगल कैरेक्टर की। क्लियर है बेटा? ऐसे ही यहाँ पे कलर के दो ट्रेट्स हैं, सीड कलर कैरेक्टर है और उसके दो ट्रेट्स हैं, येलो और ग्रीन। अब देखो उन्होंने क्रॉस कराया, तो जब उन्होंने दो क्रॉस कराया, बेसिकली उनका पर्पस क्या था, वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या इन दोनों कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर कोई सीड राउंड है और वो सपोज़ येलो है, तो क्या उसके आने वाले प्रोजेनीज में भी वो सीड राउंड के साथ येलो ही रहेगा? क्या सीड कलर का सीड शेप पर कोई फ़र्क पड़ता है? वो ये चीज़ देखना चाहते थे। तो ये क्या है बेटा, ये तो हो गए पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। और पेरेंट प्लांट्स कैसे थे, ट्रू ब्रीडिंग थे। तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब वो होमोजाइगस थे, है ना। अगर ये, और ये कैसा है बेटा, ये राउंड येलो सीड्स बना रहा है। तो कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, ठीक है। और ऐसे ही स्मॉल आर और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड को। और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर है बेटे? जो लेटर हम डोमिनेंट के लिए यूज़ करते हैं उसी का स्मॉल लेटर हम उसके रिसेसिव ट्रेट के लिए यूज़ करते हैं। ये बात क्लियर है? अब इसके जितने भी गमीट्स बनेंगे, जब गमीट्स होंगे तो सारे गमीट्स में देखो इन दोनों में से कोई एक जाएगा तो कैपिटल आर आ गया, और इसके पास क्या आएगा, इन दोनों में से एक अलग होगा तो कैपिटल वाई हैं, दोनों एक जैसे हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये गमीट्स बनेंगे। और यहाँ बेटे क्या गमीट्स बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है।
तो ये दोनों गैमीट्स, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया, जो ये कहता है कि एलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। एलील्स क्या होंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो कैपिटल आर साथ में नहीं आ सकते, तो एक शेप वाला चला जाएगा, एक कलर वाला चला जाएगा। अब जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा? F1 प्रोजेनी कैसी होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि व्हेन देयर आर डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स देन द ट्रेट विच अपीयर्स इज द डोमिनेंट। तो यहाँ पे कैपिटल आर है ना बेटा, और ये सीड्स कैसे हुए? जब इन सीड्स को देखा तो ये सीड्स कैसे थे? इनका शेप तो राउंड था और इनका कलर येलो था। तो क्योंकि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे थे बेटे? राउंड येलो। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। मेंडल ने क्या कराया था? इनके बीच में सेल्फिंग कराई थी। तो जब इनके बीच में सेल्फिंग हुई तो अब इसके बेटे गैमीट्स कैसे बनाने हैं? गैमीट्स का ध्यान रखना है, ठीक है? गैमीट्स कैसे बनाने हैं? आप ऐसे एज्यूम करो बेटे कि आपको मैंने 2 बैग दे दिए, ठीक है? एक बैग है और ये दूसरा बैग है, ठीक है? इन दोनों बैग्स में 100 बॉल्स पड़ी हैं। कितनी बॉल्स हैं? 100 बॉल्स हैं। और 100 बॉल्स में से 50 बॉल्स पर लिखा है कैपिटल आर और 50 बॉल्स पर लिखा है स्मॉल आर, ठीक है? इनकी परसेंटेज कितनी है? 50-50 है। और ऐसे ही दूसरा बैग है, उसमें क्या है बेटा? 50% पर लिखा हुआ है कैपिटल वाई और 50% पर लिखा है स्मॉल वाई। केवल इसी के लिए 2 बैग हैं। एक बैग में पड़ा है कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरे बैग में पड़ा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपने क्या करना है कि उन दोनों बैग में से एक एक करके बॉल्स उठानी है। यहाँ से उठाओगे तो हो सकता है कैपिटल आर आ जाए आपके हाथ में या स्मॉल आर आ जाए। ऐसे ही यहाँ पे भी कैपिटल वाई आ सकता है या फिर स्मॉल वाई आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, ठीक है? यहाँ कैपिटल आर के साथ हो सकता है स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया, या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया। तो ये भी 2 तरीके का, क्योंकि एक तो उनमें से एक मेल गैमीट बनाएगा, एक फीमेल गैमीट बनाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें भी यही हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है? तो आपके पास 4 टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे। यहाँ पर मेल गैमीट्स होंगे, 4 टाइप्स के फीमेल गैमीट्स होंगे। तो जब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे बेटा, तो कितने कॉलम्स हमारे पास? मेल गैमीट्स कितने हैं? 4 टाइप्स के हैं। फीमेल गैमीट्स कितने हैं? वो भी 4 टाइप्स के हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? ये हम गैमीट्स लिखेंगे। फीमेल गैमीट्स इस तरफ और मेल गैमीट्स हमारे इस तरफ होते हैं। तो हमने लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 4 गैमीट्स बने, ठीक है? और ऐसे ही कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर अब इनको मिलाओगे, ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको मिलाना है ऐसे। अब ये वाला इसके साथ मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हम क्या लिखेंगे इसका? फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो जब हम इसका लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो कैसा होगा बेटा? देखो पहले वाले को देखो बेटा, कैपिटल आर है ना,
और कैपिटल वाई भी है, तो ये कैसा होएगा बेटा, ये तो राउंड होगा और येलो होगा। तो राउंड येलो का काउंटिंग करते चलो, ये पहला हो गया राउंड येलो, फर्स्ट वाला। सेकंड कैसा होगा बेटा, इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड येलो होगा, है ना। थर्ड वाले को देखो, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड येलो होगा, है ना। इसको देखो, कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, एक एक भी होगा तो हो जाएगा राउंड येलो, क्योंकि राउंड येलो डोमिनेंट है। अब यहाँ पे भी देखो, कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, तो ये भी कैसा होगा बेटा, राउंड येलो हो गया। ये कैसा होगा, इसको देखो, इसके पास क्या है बेटा, कैपिटल आर तो है, कैपिटल आर होने की वजह से ये राउंड तो होगा बट ये ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये वाला कैसा हो गया, दिस इज राउंड ग्रीन। तो एक मिल गया हमको राउंड ग्रीन, तो हमने इसको देख लिया। अब ये अगला वाला कैसा है बेटा, ये भी राउंड येलो है ना। ये वाला कैसा होगा, राउंड ग्रीन हो गया। ये वाला कैसा होगा, राउंड येलो, है ना। फिर ये कैसा होगा, राउंड येलो। ये कैसा होगा, ये हाँ, क्योंकि स्मॉल आर है तो ये राउंड तो हो नहीं सकता, ये रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड येलो। तो ये होगा बेटे हमारा रिंकल्ड येलो। और ये कैसा होगा, ये भी हमारा रिंकल्ड येलो होगा। तो रिंकल्ड येलो दो मिल गए हमको। और ये कैसा होगा, राउंड येलो, है ना। और ये हमारा कैसा होगा, राउंड ग्रीन। और ये हमारा कैसा होगा, रिंकल्ड येलो। और ये कैसा होगा हमारा, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हमारा हो गया बेटा रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारे पास बेटा फिनोटिपिक रेशो देखो क्या है, फिनोटिपिक रेशो हमारी बनती है 9:3:3:1, ठीक है। और इसमें आप क्या देख रहे हो बेटा, जो पेरेंट प्लांट्स लिए थे वो कैसे थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन थे, है ना। मतलब जो सीड राउंड था उसका कलर येलो था, लेकिन आप और F1 में तो क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको डोमिनेंट रेट्स ही दिखाई देते हैं। बट F2 में आपको राउंड के साथ ग्रीन भी दिखा, रिंकल्ड के साथ येलो भी दिखा। मतलब सीड शेप का जो पास ऑन होना है नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब इनहेरिटेंस है, वो सीड कलर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कोई सीड राउंड है तो वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। अब हमें देखो जीनोटिपिक रेशो बाई चांस होता है, तो आप देखो बेटा, अगर आप इस क्रॉस में, ये जो आपने पुनेट स्क्वायर बनाया है, अगर आप एक इमेजिनरी लाइन इसके अपोजिट एंड्स को मिलाते हुए, एक ये और एक ये मिला दो, ऐसे अपोजिट एंड्स को मिला दो, कॉर्नर्स को मिला दो, अपोजिट कॉर्नर्स को, ठीक है। तो अब आप अगर इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये चारों एक जैसे हैं, तो एक लाइन में जो हैं वो सारे एक जैसे हैं, लेकिन दूसरी वाली लाइन पर जो आ रहे हैं वो सब यूनिक है बेटा। इसके जैसा कोई और नहीं है, इसके जैसा कोई और नहीं है, इसके जैसा भी कोई और नहीं है, और इसके जैसा भी कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमने अपोजिट एंड्स को मिलाया है, इसको मिला दिया और हमने किसको मिलाया, इसको मिलाया। तो जब हम इनको मिलाते हैं, देखो हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशो के लिए हम क्या करते हैं, जब हम जीनोटिपिक रेशो लेते हैं तो एक तरफ के तो हमें 4 मिल रहे हैं एक लाइन के, उनको एक काम करते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं, और जो दूसरी लाइन में हैं, जो अकेले अकेले हैं, उनको हम सबसे बाद में लिख देंगे। तो एक लाइन के सबसे पहले, दूसरी लाइन के सबसे बाद में। तो जो पहले हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं बेटा, 4 है, ठीक है। दूसरी लाइन के बाद में लिखेंगे। अब आप देखो ये जो क्रॉस आपने बना दिया, अब देखो इसको देखो और इसको देखो, ये अपोजिट है ना एक दूसरे के, है ना, ये एक जैसे हैं दोनों। तो ये क्या हो गए बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 हो गए। अब आप उसके नीचे आ जाओ, इसको देखो, इस वाले को और इस वाले को, इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला। इन दोनों को देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कितने हैं बेटे, 2। अब आप इधर देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये दोनों कैसे हैं बेटे, एक जैसे हैं।
कैपिटल आर स्मॉल वाई ये एक जैसे हैं, दो हो गए, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये एक जैसे हैं, है ना। तो अब हमने एक लाइन के कवर कर लिए, अपोजिट्स कवर कर लिए, अब हमारी आखिरी वाली लाइन बची है। उस लाइन में सारे यूनिक थे तो उनको ऊपर से लिखना शुरू कर दो। पहले इसको लिखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, स्मॉल वाई 1। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमें क्या बताता है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। आप देखो मेंडल का वर्क बेटा बहुत टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, है ना। 1900 तक मेंडल का वर्क कैसा था, अनरिकॉग्नाइज्ड था। पहले तो पहली बात क्या बेटा, कम्युनिकेशन बहुत इजी नहीं था। आज की डेट में तो क्या होता है कि आप एक रील बना के डालो, वायरल भी हो सकती है ना। बट उस टाइम में क्या था, एक तो कम्युनिकेशन इजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उनका वर्क बहुत वाइडली पब्लिसाइज नहीं हो पाया। दूसरा क्या था कि उनका जो कंसेप्ट था कि उन्होंने बोला कि फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वो पेयर्स में होते हैं, गैमीट्स बनते समय सेग्रीगेट होते हैं, है ना। तो ये जितनी भी थ्योरी थी जो उन्होंने अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पर दी थी, वो उस समय के जो उनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे उनको वो बात समझ में नहीं आई, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो कोई फिजिकल कुछ नहीं था। जब आप किसी को कुछ फिजिकली बना के दिखाते हो तो उसको समझ में आता है। अगर आप उसको डेटा दिखाओगे तो हु इज़ इंटरेस्टेड इन डेटा, तो उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। और फिर उन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ की थी एक बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं हुआ उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को, ठीक है। और ये भी था कि वो जो टाइम था बेटा, जो मेंडल वाला टाइम था, वो डार्विन का भी टाइम था। तो डार्विन उस समय का हीरो था, तो डार्विन का भी टाइम था वो, तो उस समय डार्विन की वजह से भी इनके काम को किसी ने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये तीन साइंटिस्ट थे, कौन, डी व्रीज, कोरेंस और वॉन शेरमैक। इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया। तो अब इसको देखो बेटा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, किस टाइम बेटा, माइटोसिस के टाइम, जब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस क्या है बेटा, रिडक्शन डिवीजन। सेग्रीगेशन आप केवल मियोसिस के टाइम देखोगे, सेग्रीगेशन कब दिखेगा बेटा, मियोसिस के टाइम। तो उन्होंने क्या बोला बेटा, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और दो एलील्स जो एक जीन पेयर के हैं वो होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, तो होमोलोगस जिनका सेम ओरिजिन हो, समझ में आया, सेम ओरिजिन, या फिर आप कह सकते हो कि आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। कैसे आइडेंटिकल, कि लेट अस एज्यूम, हमारे देखो एज्यूम क्या करना, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स में बेटा ये एक पेयर है, हमने कहा ये फर्स्ट पेयर है, तो इस फर्स्ट पेयर में एक पैटर्नल है एक मैटर्नल है। ये क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल इन व्हाट सेंस बेटा, कि इनके पास सेम जीन्स हैं, इनके पास सेम जीन्स हैं, बट इनके एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर है बेटे, सेम जीन्स का मतलब जैसे लेट अस एज्यूम इस पॉइंट पर ब्लड ग्रुप का जीन है, तो ये तो पैटर्नल है, फादर से आया क्रोमोसोम। ये कौन सा है, मैटर्नल, मदर से आया क्रोमोसोम। क्या फादर और मदर का ब्लड ग्रुप ज़रूरी है सेम ही होगा, वो तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि फादर से ए ब्लड ग्रुप के लिए मिला, मदर से बी ब्लड ग्रुप के लिए मिला, या ओ का मिला, कोई भी मिला हो सकता था। फादर के पास भी कोई सा भी हो सकता था, मदर के पास भी कोई सा हो सकता था, लेकिन जीन तो ब्लड ग्रुप का ही है। बात समझ में आई, जीन तो किसका है, ब्लड ग्रुप का ही है। ऐसे ही यहाँ पे एज्यूम करो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसुलिन के लिए था, है ना, तो यहाँ पर इंसुलिन जीन है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है फादर मदर दोनों नॉर्मल हैं, तो दोनों के पास कैपिटल आई है। एक फादर सपोज डायबिटिक है, तो फादर के पास इंसुलिन जीन डिफेक्टिव था लेकिन मदर का नॉर्मल था।
हो सकता है ये कंडीशन होती, फादर नॉर्मल था, मदर डायबिटिक थी। क्लियर है बेटे? तो आइडेंटिकल इन व्हाट सेंस बेटा? जब हम कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं का मतलब उनके पास जीन्स सेम है, यहाँ भी इंसुलिन जीन है, यहाँ पे भी इंसुलिन जीन है, फिर वो डोमिनेंट या रिसेसिव किसी भी तरीके के हो सकते हैं। जैसे ये एक सेल है बेटा, ठीक है, और इस सेल में लेट अस अज्यूम, हम बेटा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 3 पेयर ले रहे हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, कि ये एक सेल है जिसमें 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमन बींग्स हैं तो कितने होंगे? 23 पेयर्स होंगे, है ना। पी प्लांट है तो 7 पेयर्स होंगे। हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे 3 पेयर्स ले रहे हैं और हर पेयर में आपको पता है कि बेटा एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और एक क्रोमोसोम कैसा होता है? मैटरनल होता है। एक कैसा है? तो ब्लू कलर से मैं क्या दिखा रही हूँ बेटा? पैटर्नल, और रेड वाला कैसा है? मैटरनल। तो अब क्या होता है बेटा, ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? जब प्रोफेज होती है तो मियोसिस, क्लास 11th का याद हो तो मियोसिस में क्या होता है बेटा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं, ठीक है, प्रोफेज में ही पेयरिंग हो जाती है। अदरवाइज ये कैसे रहते हैं बेटा? बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं और पेयरिंग कर लेते हैं। अब पेयर होने के बाद जब प्रोफेज ओवर होगी तो अब क्या होगा बेटा? ये कौन सी स्टेज में? प्रोफेज में पेयरिंग हो गई। जब प्रोफेज था तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्या कर लेते हैं बेटा? दे फॉर्म पेयर्स। वो पेयरिंग कर लेंगे। समझ में आया बेटा? वो पेयरिंग कर लेंगे, दे फॉर्म पेयर्स। अब जब वो पेयर बना लेंगे, अब मेटाफेज स्टेज आएगी। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है बेटा कि जो पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वो क्या होगा बेटा? दे गेट अरेंज्ड एट, अरेंज देमसेल्व्स एट, अरेंज देमसेल्व्स एट कहाँ बेटे? एट इक्वेटर, सेंटर में आके अरेंज हो जाएंगे। अब बेटे हमें यहाँ पे ये जो फिगर है ना एनसीईआरटी की, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब इक्वेटर पे ये क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं ना बेटे, तो इनका अरेंजमेंट क्या होता है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि होता क्या है कि इक्वेटर पे कोई पेयर, देखो जैसे ये फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर था, ये थर्ड पेयर था, तो ये किसी भी तरीके से मतलब ये इस तरीके से अरेंज हो सकते थे कि पैटर्नल ऊपर है, जैसे पहले वाले में क्या होगा, इसमें ये इस तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है, और ऐसा स्पिंडल बन गया। तो अब ये 2 तरीके के गैमीट्स बना देगा ना बेटे। जब एनाफेज आएगी तो ये अलग होंगे, और जब अलग होंगे तो ये 2 तरह के गैमीट्स बनाएगा। एक में क्या होगा बेटा? एक में तो एक ऊपर वाला जो जिसमें ये 3 चले जाएंगे तो एक ही तो मैटरनल गया, बाकी दोनों कैसे चले गए? पैटर्नल चले गए। और इस वाले केस में क्या होगा? इसमें पैटर्नल एक ही गया और मैटरनल 2 चले गए। समझ में आया बेटा? और ये अरेंजमेंट किसी और तरीके से भी हो सकता था। ये अरेंजमेंट दूसरा क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये इस तरीके से अरेंज हो जाते, ये स्पिंडल पर ऐसे अरेंज हो जाते, ऐसे भी तो अरेंजमेंट हो सकता था, है ना। दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट क्या था? दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसे भी था, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता था। अब तुम देख रहे हो जितने भी गैमीट्स बन रहे हैं वो सारे गैमीट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? इसके पास 2 मैटरनल जाएंगे और एक पैटर्नल जाएगा। इसके पास क्या होगा? एक ही मैटरनल गया। ये जो 2 गैमीट्स बनाएगा इसके पास 2 मैटरनल जा करके एक पैटर्नल जाएगा। तो अब आप देखो क्या सारे कॉम्बिनेशंस डिफरेंट नहीं हैं? इस वाले में यहाँ एक ही पैटर्नल गया, इसमें यहाँ पे 2 पैटर्नल गए, इसमें क्या हुआ? इसमें एक ही पैटर्नल गया और इसमें 2 पैटर्नल चले गए, है ना। और फिर ये देखो बेटा, इसमें जो 2 पैटर्नल गए हैं, पैटर्नल 2 इसमें भी गए हैं, है ना, लेकिन इसमें जो पैटर्नल यहाँ पे गया है, एक मिनट, इसमें 2 पैटर्नल गए, ठीक है, इसमें 2 पैटर्नल गए, और इस वाले में नहीं, और किस में 2 पैटर्नल, और किसी में भी 2 पैटर्नल ही गए, इसमें गए हैं 2 पैटर्नल,
इसमें 2 पैटर्नल गए, लेकिन इसमें जो 2 पैटर्नल गए हैं वो फर्स्ट और थर्ड वाले गए हैं, और इसमें जो 2 पैटर्नल गए हैं वो फर्स्ट और सेकंड वाले गए हैं। तो आप देखो ये सारे गैमीट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, समझ में है। और ये पॉसिबिलिटी तो, इतनी पॉसिबिलिटी तो बेटे तब बन रही है जब हमने सिर्फ 3 ही पेयर बनाए हैं। अगर ये 23 पेयर्स होंगे तो सोचो कितने, किसी के कितने भी बच्चे होंगे, किसी के 10 बच्चे हैं ना, तो 10 के 10 बच्चे डिफरेंट होंगे, ठीक है। वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स जो था वो पैरेलल था किसके, बिहेवियर ऑफ जीन्स के। और क्रोमोसोम मूवमेंट, तो उन्होंने यूज़ किया क्रोमोसोम मूवमेंट को मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। पेयरिंग, पहले पेयर होंगे फिर अलग होंगे, तो पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। देखो बेटे इसका क्या मतलब है, हमारे पास बेटा कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं बेटा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक क्रोमोसोम पे, और हमारे पास जीन्स भी कितने हैं बेटा, जीन्स का नंबर भी 20,000 से लेके 25,000 तक होता है ना। किसी बुक में आपको 20,000 मिलेगा, कहीं आपको 22,000 भी लिखा मिलेगा, कहीं 25, पुरानी बुक्स में 25,000 भी लिखा मिलता था। तो ऑन एन एवरेज आप एक क्रोमोसोम पर 1000 जीन्स तो बांट दोगे ना। तो जब ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से पेयर्स में प्रेजेंट है और हर क्रोमोसोम के ऊपर ढेर सारे जीन्स बेटा प्रेजेंट है, समझ में आया। तो ये कह रहा है कि जब क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज होंगे और वो जब अलग होंगे, पर प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो भी तो अलग होंगे, तो जब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो उन क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट उनके जो जीन्स होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर ब्लड ग्रुप के लिए था, फादर से ए का मिला, मदर से ओ का मिला, तो जब ये एक गैमीट में ए वाला चला जाएगा तो दूसरे में ओ वाला चला गया। तो ये क्यों गए, ए और ओ क्यों अलग हो गए, क्योंकि क्रोमोसोम्स अलग हुए थे। तो जब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो उन पर प्रेजेंट पेयर ऑफ फैक्टर्स या उन पर प्रेजेंट उनके एलील्स भी अलग हो जाते हैं। एनाफेज के टाइम में क्रोमोसोम्स का जो अलाइनमेंट है वो कैसा भी हो सकता है। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स का जो अलाइनमेंट है और उनका जो सेपरेशन है वो किसी भी तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पर हो सकता है, और वो एक का अरेंजमेंट इक्वेटोरियल प्लेट पर दूसरे के अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो फिगर 4.9 को जब आप देखते हो तो फिगर 4.9 में आप देखोगे तो इसमें बेटा ये क्या है बेटा, ये पैटर्नल और मैटरनल ही हैं। अब एक काम ये करते हैं कि इसमें ना आप इस फिगर को ना थोड़ा सा रोटेट बस करके देखो। देखो ये क्या है बेटा, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो लेट अस अज्यूम ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है ना। ऐसे ही यहाँ पे ये इसको, चलो इसको पैटर्नल एज्यूम कर लेते हैं, इसको मैटरनल एज्यूम करते हैं। ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये एक पेयर है, ये स्पिंडल बना हुआ है, ठीक है। अब ये अलग होंगे, तो पहले तो इन्होंने देखो इस वाले में और इस वाले में ए और बी में डिफरेंस देखो। ए में क्या है बेटा, पैटर्नल यहाँ पे ऊपर है, यहाँ मैटरनल नीचे है ना। और इस वाले में देखो है ना, इसमें अगर हम देखें तो पैटर्नल दोनों साथ में है, यहाँ पे ये मैटरनल हो गया। मतलब ये कह रहा है बेटा कि एक पेयर का अरेंजमेंट दूसरे पेयर के अरेंजमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, समझ में आया। मतलब इसमें पैटर्नल ऊपर है या नीचे है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे वाले में कैसा होगा, समझ गए। हाँ, तो अब क्या होगा बेटा, ये अलग होंगे। अब ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है बेटा कि मियोसिस 2 हो रही है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गए। अच्छा यहाँ पे बेटा इससे पहले अगर आप ऐसे बना लो कि देखो ये तो मियोसिस 1 दिखा रहा है ना बेटा, ये क्या दिखा रहा है, मियोसिस 1, ये तो प्रॉपर क्रोमोसोम्स है। मियोसिस 1 में बेटा पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं। तो इससे पहले एक डॉटर सेल बनेगी, कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी बेटा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। देखो एक तो येलो वाला, ये वाला क्रोमोसोम गया, ये अलग हो गया ना, येलो वाला गया है ना, ये सेंट्रोमियर है। और कौन सा गया, दूसरा वाला कौन सा है, ग्रीन वाला। तो ये दूसरा कौन सा चला गया, ग्रीन वाला, एक क्रोमोसोम चला गया, ठीक है। और इधर वाले में दूसरा वाला कौन सा सेल बना बेटा, जिसमें ऑरेंज और रेड वाला गया,
ये 2 सेल, ये 2 गए हैं, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, ये अलग होंगे ना। देखो अभी तक तो बेटा क्या हो रहा था, ये तो एनाफेज 1 के बाद बने हुए डॉटर सेल्स हैं। अब क्या होगा, जब मियोसिस 2 होगी तो इनके सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे। अब क्या दिखा रहा है बेटा, ये इसको मैं ना यहाँ पे, ये बहुत लाइट है बेटा, तो पता ही नहीं चल रहा है, इसको मैं ब्लू कर दूँ, है ना। ये इस वाले को ब्लू से दिखा देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये ब्लू से दिखा दिया। अब क्या होगा, आपकी जब मियोसिस 1 होता है बेटा, तब तो मियोसिस 1 में तो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइंड थे। अब जब मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं और उनका एनाफेज के टाइम सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। तो एक से ये अब क्या होगा, ये सेंट्रोमियर यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, तो आधा एक तरफ चला गया, आधा एक तरफ, एक क्रोमेटिड एक तरफ गया, दूसरा क्रोमेटिड दूसरी तरफ। तो ओवरऑल आपको कितने मिलते हैं बेटा, 4 गैमीट्स मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।